अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आतिफ यकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स और क्लास 10 की फिजिक्स में हमने अपना पहला चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स शुरू किया। अपने पिछले लेक्चर में हमने ये साबित किया कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है और आज हम देखेंगे कि स्प्रिंग मैस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है और वो किन किन अवामिल पर मुनहसिर होता है। ये सब चीज़ें सीखने के लिए और समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपना फिजिक्स सीखने का अमल जारी रखे हुए हैं और इस फिजिक्स सीखने के अमल के दौरान हमने अपना पहला लॉन्ग क्वेश्चन स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस की मोशन के हवाले से हमारी गुफ्तगू ज़ेर बहस है। हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम ये बात साबित करेंगे कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। इसके हवाले से जितनी भी वजाहत के साथ गुफ्तगू हो सकती थी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर ली। मैंने अपने पिछले लेक्चर का इख्तिताम एक सवाल के साथ किया था और सवाल के अंदर मैंने एक फार्मूला लिखा था जिसको मैंने कहा था कि ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। स्टूडेंट्स, वो फार्मूला मैं दोबारा आपके सामने लिख देता हूं और उस फार्मूले से मजीद अपनी बहस को आगे की जानिब बढ़ाएंगे। फार्मूला स्टूडेंट्स ये था कि टाइम पीरियड जिसको मैं टी के साथ लिखता हूं ये बराबर होगा 2 पाई और जजर के अंदर मैं लिखूंगा m बटा के। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ये अंदाजा होना चाहिए कि ये टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड हम किसको कहेंगे? याद करें वो सारी बहस जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर की थी। हमने ये कहा था कि ये कोई वस्ती पोजीशन ओ है जिस पे रेस्ट की हालत में स्प्रिंग पड़ा हुआ है। अब अगर मैं स्प्रिंग पे कोई फोर्स F यहाँ पे लगाऊंगा तो ये स्प्रिंग इस वस्ती पोजीशन से मोशन करता हुआ किसी इस खास पोजीशन जिसको मैंने इंतहाई पोजीशन का नाम दिया था वहां पे पहुंच जाएगा और उसको मैंने ए का नाम दिया था और वहां पे मैंने कहा था कि जैसे ही ये पोजीशन ए पे पहुंचेगा तो इसके अंदर एक फोर्स जमा हो जाएगी जिसको हमने रीस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया था। रीस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट्स क्या करती है? रीस्टोरिंग फोर्स इसे हमेशा इसकी वस्ती पोजीशन की जानिब खींच के लाएगी। स्टूडेंट्स, ये वस्ती पोजीशन की जानिब आते हुए अपनी मोशन जारी रखेगा और मैंने कहा था कि वस्ती पोजीशन पे पहुंच के वो अपनी मोशन जारी रखेगा इनर्शिया की वजह से। जारी रखते रखते वो किसी एक खास पोजीशन बी पे पहुंच जाएगा जिसको मैंने दूसरी इंतहाई पोजीशन कहा था और मैंने ये भी कहा था कि वस्ती पोजीशन से इंतहाई पोजीशन तक का जितना फासला होगा उसको x के जरिए लिखेंगे और हमने ये भी देखा था कि जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय होगा। तो स्टूडेंट्स, अब इस बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं कि टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसमें सारी की सारी बहस इसी टाइम पीरियड के हवाले से होगी। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि अगर मैंने इस मैस m वाले स्प्रिंग को यहां से पोजीशन A से ला के छोड़ा, यहां से वो अपनी मोशन जारी रखते हुए आएगा वस्ती पोजीशन O पे, वस्ती पोजीशन O से पहुंचेगा B पे चंद लम्हे के लिए रुकने के बाद वो दोबारा B से O की जानिब आएगा, O से दोबारा A की जानिब। यानी A से मैंने छोड़ा था, ए से पहुंचा ओ पे, ओ से बी पे, बी से ओ पे और ओ से दोबारा ए पे, यानी जहां से इसे छोड़ा वहीं पे वापस आ गया और इस सारे अमल के दौरान उसे जितना वक्त लगेगा उसको हम नाम देंगे टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर लेते हैं कि एक मुकम्मल चक्कर करते हुए जिस्म को जितना दरकार वक्त होगा उसे उसका टाइम पीरियड कहेंगे। मैंने इसका फार्मूला लिख दिया और फार्मूला लिखते हुए आखिरी लेक्चर के अंदर मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था। मैंने ये कहा था कि आपने सोच के रखना है कि ये m क्या है, ये k क्या है, ये 2 पाई क्या है। स्टूडेंट, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.14 और अगर मैं इसे 2 से ज़रब दे दूं तो वो बन जाएगा 6.28। यानी ये भी कोई ना कोई नंबर बना,
कोई ना कोई कीमत बनी, तो कीमत जितनी मर्जी हो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि ये 2 पाई वाला जो फैक्टर है ये एक कांस्टेंट गिना जाएगा। अगर ये कांस्टेंट गिना जाएगा तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के, और जजर के अंदर मैं लिख सकूंगा m/k। अब स्टूडेंट्स दोबारा वही बहस कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं तो दो चीजें मुतारिफ करवाते हैं, एक बराबर का साइन, दूसरा कोई ना कोई कांस्टेंट। लेकिन अगर हमने इससे उलट काम करना हो कि कांस्टेंट और बराबर का साइन खत्म करना हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम कहेंगे कि इसको खत्म करने की वजह से यहां पे एक साइन आ जाएगा जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ये ले स्टूडेंट्स, यहां तक हम लिख चुके हैं। अब अगर मैं मजीद इसको इस तरह से लिखना चाहूं कि मैं m के ऊपर जजर अलग से लिख दूं और k के ऊपर जजर अलग से लिख दूं तो कोई गलत बात नहीं है। हम जानते हैं कि जजर के अंदर हम चीजों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, शर्त यह है कि वो ज़रब या तकसीम हो रही हो। अब इसको मजीद मैं अलग अलग करके लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m और ज़रब खा रहा है इसके साथ जजर के अंदर 1/k। तो स्टूडेंट्स अब इसको मैं अलग अलग करके लिख दूं तो मैं इधर से दो नतीजे निकालूंगा। टाइम पीरियड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? m के, और टाइम पीरियड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जजर के k के साथ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने ये दो नताइज यहां से अखज़ कर लिए और यही वो बहस है जो आज शुरू होने जा रही है। स्टूडेंट्स m तो हम जानते हैं क्या है, m है मैस, और k क्या है स्टूडेंट्स? मैंने पिछले लेक्चर में इसकी तारीफ और इसके यूनिट्स बताए थे, लेकिन एक बात मैंने जानबूझ के छोड़ दी कि वो था कि ये k स्प्रिंग कांस्टेंट किस चीज को तय करेगा। स्टूडेंट्स हमने k का फार्मूला लिखा था F/x, ये बॉक्स में लिख रहा हूं क्योंकि ये सारी की सारी डिस्कशन हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस k के लिए। स्टूडेंट्स इससे k क्या चीज को, किस चीज को तय करेगा? हम k से क्या मानी निकाल सकते हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये इस बात को तय करेगा कि स्प्रिंग कितना ज्यादा सख्त है या कितना नर्म है। क्या समझ आई हमें? फर्ज करें कि मैं इस स्प्रिंग के ऊपर 500 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं और वो 500 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से इस स्प्रिंग ने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया वो 1 मीटर का है। अब अगर मैं ये वैल्यूज यहां पे पुट करूं कि मैंने फोर्स लगाई 500 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट तय हुआ 1 मीटर का, तो यहां से आने वाला स्प्रिंग कांस्टेंट ये किसके को लाएगा स्टूडेंट्स? 500 के को लाएगा। और अगर मैं एक दूसरा स्प्रिंग ले लूं और उस पे मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो हो 200 न्यूटन की और जो डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है वो है 1 मीटर का, तो स्टूडेंट्स अगर उसके लिए मैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहूं तो वो क्या बनेगा? फोर्स लगाई 200 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट तय हुआ 1 मीटर का, तो स्प्रिंग कांस्टेंट यहां से निकलेगा 200 और यूनिट्स इसके क्या थे स्टूडेंट्स? न्यूटन फी मीटर। अब देखें दो स्प्रिंग थे, दोनों ने डिस्प्लेसमेंट तय किया 1-1 मीटर, लेकिन दोनों स्प्रिंग्स के लिए 1-1 मीटर तय करवाने के लिए मुझे एक फोर्स लगानी पड़ी 500 न्यूटन की और एक फोर्स लगानी पड़ी 200 न्यूटन की, जिसकी वजह से स्प्रिंग कांस्टेंट निकला 500 और 200। तो देखें ज्यादा मुश्किल किस स्प्रिंग के लिए था 1 मीटर तय करना? जी स्टूडेंट्स उसके लिए था कि जिसके लिए मुझे 500 न्यूटन की फोर्स लगाना पड़ी। अब 200 न्यूटन की फोर्स अगर लगाता हूं तो वो तो आसानी के साथ खींचा चला आएगा अगर मैं उसका मुकाबला करूं 500 न्यूटन के साथ। तो हम इससे ये बात तय करेंगे कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा वो स्प्रिंग सख्त होगा और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा
वो स्प्रिंग नर्म होगा। अब इस स्प्रिंग की सख्ती या नरमी से हमें क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स, ये रिलेशन हमें बताएगा, और ये रिलेशन मैं दो छोटी छोटी मिसालों के जरिए आपको समझाऊंगा। पहला हम जो नतीजा अखज़ किया, हमने ये किया कि जो टाइम पीरियड है मैथ्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, उर्दू में इसे रास्त तनासुब भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ जाएगी और एक चीज के कम करने से दूसरी चीज कम हो जाएगी। यानी कि अगर मैं मैथ्स को बढ़ा रहा हूं तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और अगर मैं मैथ्स को कम कर दूं तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलें इसको हम एक मिसाल के जरिए देखते हैं, क्योंकि चीजें समझने के लिए हिसाब से ज्यादा आसान लैंग्वेज फिजिक्स के अंदर नहीं है। तो चलें हम कहते हैं कि अगर मैं स्प्रिंग का मैस 2 गुना कर दूं तो नए टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा स्टूडेंट्स। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब मैस मैंने 2 गुना कर दिया तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास कोई नया मैस आ गया, और उस नए मैस को मैं m की बजाय m डैश का नाम दूंगा, और इसको मैंने पुराने मैस का डबल यानी 2 गुना कर दिया। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको आसानी के साथ 2m भी लिख सकते हैं। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मैं स्प्रिंग का मैस 2 गुना कर दूं तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। इसका जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले टाइम पीरियड का फार्मूला लिखना पड़ेगा। ये नहीं जी, मैंने फार्मूला आपके सामने लिख दिया। अब चूंकि मैंने कहा कि मैस बदल गया, और उस मैस के बदल जाने से जो मैस का मैंने नया नाम रखा वो m डैश था। अब यहां से जो हमने नतीजा अखज़ किया था कि मैस के बदलने से टाइम पीरियड भी बदलेगा, और टाइम पीरियड का जो नया नाम रखूंगा वो भी t डैश रखूंगा। अब सिंपली क्या करेंगे, अब हम यहां पे इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर हम दर्ज करेंगे m बराबर है 2m। कहां दर्ज करना है, मसावात ए में दर्ज करने से स्टूडेंट्स क्या होगा इसके साथ, चलें अभी देखते हैं कि जब मैंने इस टाइम पीरियड के अंदर मैथ्स की वैल्यू लगा दी, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा। अब स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि जज़र के अंदर अगर चीजें ज़रब या तकसीम हो रही हों तो हम उसको अलग करके लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम कुछ इस तरह से कि इस जज़र के अंदर ये वाला जो 2 है इसको मैं अलग से लिख दूंगा, और इस जज़र के अंदर जो m/k है इसको मैं अलग से लिख दूंगा। अब मज़ीद अगर चीज़ें ज़रब हो रही हों तो उसकी अगर मैं पोजीशन तब्दील कर दूं तो फाइनल आंसर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा कि ये जज़र वाला 2 मैंने पहले लिख दिया, और अंदर बचा 2 पाई और जज़र के अंदर m/k। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस वाली चीज को ब्रैकेट के अंदर लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो जवाब है हरगिज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने चीज लिखी, ये मैंने जानबूझ के ब्रैकेट के अंदर लिखी, और क्यों लिखी, ये चीज जानी पहचानी लग रही है। कहां पढ़ा है हमने इसे, जी स्टूडेंट्स हमने इसको इस जगह पे पढ़ा है कि 2 पाई और जज़र के अंदर m/k। ये हम किसको कहते थे, हम पुराने टाइम पीरियड को कहते थे, और इस 2 पाई जज़र के अंदर m/k को हम पुराने t के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे हमने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि अगर मैं मैथ्स को बढ़ाता हूँ तो वहां से टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। अब यहां से किस तरह से पता चलेगा, तो उसके लिए दोबारा नंबर्स की जुबान में हम समझ लेते हैं। फर्ज करें कि मेरे पास पहले स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड था वो 10 सेकंड्स था। अब जैसे ही मैंने मैथ्स डबल किया तो मैथ्स के डबल करने से जो नया टाइम पीरियड आया ये √2 टाइम्स बढ़ गया। √2 टाइम्स का मतलब यह है कि अगर मैं 2 का जज़र लूं और उसको पुराने टाइम पीरियड के साथ ज़रब दे दूं तो उससे जो नई वैल्यू आएगी वो आपको बढ़ी हुई महसूस होगी।
किस तरह से कि अगर मैं ये √2 जजर 2 के साथ 10 को ज़रब दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 14.1 सेकेंड्स। अब देखें पहले वाला टाइम पीरियड क्या था हमारे पास 10 सेकेंड्स, अब नए वाला टाइम पीरियड क्या आ गया 14.1 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो टाइम पीरियड था वो था 10 सेकंड, वो 10 सेकंड में अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने मैस 2 गुना कर दिया तो अब टाइम पीरियड बढ़ के 14.1 सेकंड हो गया, यानी कि अब वो 14.1 सेकंड के अंदर एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। तो यहां से बड़ी आसानी के साथ हमने बता भी दिया कि किस तरह से टाइम पीरियड मैथ्स के बढ़ने से बढ़ जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, यहां पे टाइम पीरियड मैथ्स के जजर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर मैंने मैथ्स 2 गुना किया तो टाइम पीरियड जो बढ़ा वो जजर के 2 गुना बढ़ा। ऐसा नहीं है कि मैथ्स 2 गुना बढ़ाया तो टाइम भी 2 गुना बढ़ गया, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब चलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की जानिब के स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर मैं तब्दील करूं तो टाइम पीरियड किस तरह से तब्दील होगा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैं यहां से दोबारा हेडिंग दे देता हूं कि अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को दो गुना कर दिया जाए जी, यानी कि जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट आया है उसको नाम भी नया देना पड़ेगा और उस नए नाम को मैं के डैश कहता हूं और ये पुराने स्प्रिंग कांस्टेंट का डबल यानी कि 2 गुना हो गया है। अब हम ये देखने के लिए कि टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ता है इसका, हम क्या करेंगे, हम टाइम पीरियड का फार्मूला लिखेंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, 2 पाई और जजर के अंदर m/k। अब चूंकि इस k का हमने नया नाम रख दिया k डैश, यहां से हमने जो नतीजा निकाला था वो ये नतीजा निकाला था कि स्प्रिंग कांस्टेंट के तब्दील होने से टाइम पीरियड भी तब्दील हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड का भी जो नया नाम आएगा वो मैं t डैश रख दूंगा। स्टूडेंट्स अब ये k प्राइम या k डैश 2 के मैं इस मसावात b के अंदर दर्ज कर दूंगा। तो मसावात b में दर्ज करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, चलें देखते हैं। टाइम पीरियड का जो नया फार्मूला बनेगा वो बनेगा t डैश इज इक्वल टू 2 पाई और जजर के अंदर m/k डैश की जगह मैं लिखूंगा 2k। फिर वही बहस कि जब चीज़ें ज़रब या तकसीम हो रही हों जज़र के अंदर तो मैं उसको अलग करके लिख सकता हूं। तो ये वाला जो जज़र मैंने 1/जज़र 2 लिखा, ये मैंने इस 2 को बाहर निकाल लिया यहाँ पे। स्टूडेंट्स अब दोबारा फिर वही बात कि जब चीज़ें ज़रब हो रही हों तो उनकी पोजीशन चेंज करने से आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये ना जी हमारे पास बच गया ये चीज़। अब मैं दोबारा से इस चीज को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा और स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट के अंदर बंद की गई चीज क्या है जी, ये वही टाइम पीरियड है जो कि पुराना टाइम पीरियड था हमारा, जिसको हमने टी का नाम दिया था। तो अब अगर मैं इस सारी चीज की जगह खाली टी लिख दूं तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, या इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखना चाहूं तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स यहां से एक चीज हम और नतीजा निकालने के काबिल हो गए। हमने ये देखा कि जैसे जैसे मैं स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाता चला जाऊंगा टाइम पीरियड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब इक्वेशन देख के कैसे पता चल रहा है कि कम होगी, स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जब भी कोई नंबर 1 से बड़ा तकसीम हो रहा हो तो वो पहली वाली वैल्यू को कम कर देगा। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आपके पास 1 सेब हो और खाने वाले 4 हों तो पहले आप 4 पीसीस करेंगे, और अगर अब खाने वाले 2 गुना हो गए यानी 4 से 8 हो गए तो अब आपको पीसीस भी 8 करने पड़ेंगे, यानी अपने हिस्से में जो पहले आपको 1 आ रही थी अब आधी काश आएगी।
तो चलें, ये बात भी आपको समझ में आ गई, लेकिन दोबारा से मैं एक बात कहता हूं कि चीज़ों को समझने के लिए नंबर्स का सहारा लें तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो चलें, इसके लिए हम फर्ज करते हैं कि पहले जो टाइम पीरियड था वो 10 सेकंड्स था। अब जैसे ही मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट 2 गुना कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट के डबल करने से जो नया टाइम पीरियड आया वो कुछ इस तरह से आया, जो कि हमने यहां से साबित भी कर दिया। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 10 बटा जजर के अंदर 2, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 7.07 सेकंड्स। स्टूडेंट्स, देखा आपने कि पहले हमारे पास जो टाइम पीरियड था वो 10 सेकंड्स था, लेकिन जैसे ही मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाया तो टाइम पीरियड कम होके 7 सेकंड रह गया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले स्प्रिंग 10 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा था, अब स्प्रिंग कांस्टेंट को 2 गुना करने से वो 7.07 सेकंड में अपना चक्कर कंप्लीट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे? मैंने सिर्फ एक एक मिसाल आपको समझाई कि मैथ्स 2 गुना कर दिया, ज्यादा कर दिया, यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट 2 गुना ज्यादा कर दिया। आपने मजीद वैल्यूज के जरिए 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना ज्यादा वाली प्रैक्टिस भी करें और यह भी करें कि 2 गुना कम कर दिया, 4 गुना कम कर दिया, 6 गुना कम कर दिया, 8 गुना कम कर दिया, और इसी तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ भी ये प्रैक्टिस करें ताकि इम्तिहान के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आपको आ जाए तो आपके लिए करना आसान हो जाए। साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते चले जाएं ताकि आपको ये चीज़ें समझना, याद रखना बड़ी आसान रह जाए। और स्टूडेंट्स, लास्ट पे आपको बताता हूं कि अगर ये सवाल MCQs के अंदर आ जाए, कसीरुल इंतखाबी सवालात के अंदर आ जाए, तो आप किस तरह से करेंगे इसको? उसको करने का आसान तरीका ये है कि जितने गुना मैथ्स बढ़ा रहा है, आप सिंपली क्या करें, उसका जजर ले लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहता है कि मैंने मैथ्स 4 गुना बढ़ा दिया है, तो आप क्या करेंगे, 4 का जजर ले लेंगे। और 4 का जजर क्या होता है स्टूडेंट्स? 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मैथ्स 4 गुना बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। और अगर यही सवाल आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट के जरिए पूछे तो आप सिर्फ क्या करें, उस खास नंबर का जो वो कम या ज्यादा कर रहा है, आप उसका जजर लेते जाएं ताकि आपको कम टाइम लगे इस सारे स्टेप को सॉल्व करने में। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मजीद सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें जो हैं हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि स्प्रिंग मैथ सिस्टम में टाइम पीरियड क्या होता है और वो किन किन अवामिल पर मुनहसिर होता है। हमने देखा कि टाइम पीरियड मैथ्स और स्प्रिंग कांस्टेंट पर मुनहसिर होता है। मैथ्स के बढ़ाने से स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है और मैथ्स के बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है और स्प्रिंग कांस्टेंट के काम करने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और अगर इसका उलट कर लें तो भी बातें ठीक रहेंगी। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में मजीद अजसाम की मोशन को हम साबित करेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।